तो स्क्रीन शेयर कर दो। हाँ बेटा, रिकॉर्ड देख रहे थे, रिकॉर्ड नहीं हो रहा आज। हाँ हो गया, एक बार चेक कर देते हैं ये। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे बेटा, हम लोग ने लास्ट क्लास में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ लिया, तो हम लोगों ने इस चैप्टर में मेंडेलियन इनहेरिटेंस में मेंडल के लॉ पढ़ लिए सारे। ठीक है, उनकी डेविएशन पढ़ी। पहले प्रिंसिपल ऑफ पेयर फैक्टर की डेविएशन जो होती है वो पढ़ी हमने। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस की डेविएशन पढ़ी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, सुपर डोमिनेंस जिसको हम हाइब्रिड वेगा बोलते हैं। हम लोगों ने ठीक है, इनकम्प्लीट कोडोमिनेंस होता है क्या, वो डिस्कस नहीं कर रहे। प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा, ठीक है। हाँ, लॉ ऑफ यूनिटी ऑफ गैमेट्स, उसकी कोई डेविएशन नहीं थी। प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ा। प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलते हैं कि अगर दो जीन्स इनहेरिट होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में, वो आपस में इंटरफेयर नहीं करते हैं, वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, ध्यान रखना, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का भी एक डेविएशन है। उसका डेविएशन जो हम पढ़ेंगे, लिंकेज पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक ही लॉ है जिसका डेविएशन नहीं है, जिसको हम मेंडल को चैलेंज नहीं कर सकते, वो है प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। म्योसिस पे डिपेंड है वो। बाकी हर एक लॉ का उनका डेविएशन है। जैसे प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी हर जगह वैलिड नहीं होता, उसका डेविएशन क्या है, लिंकेज। लिंकेज हम आगे पढ़ेंगे, लिंकेज अगर होगा तो उनके मेंडेलियन रिजल्ट्स नहीं आएंगे। ठीक है, हम ये आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया था, पीलियोट्रोपिक जीन्स क्या होते हैं, हमने वो पढ़ लिया था। इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन, इंटरजेनिक में हम लोगों ने एपिस्टासिस देखा था, डोमिनेंट एपिस्टासिस, रिसेसिव, सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, ये हमने डिस्कस किया। अब आगे आप डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर जो टॉपिक है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टॉपिक का नाम, दैट इज साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ठीक है, ये पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। भाई न्यूक्लियस के अंदर, भाई एक सेल है, सपोज करो एक सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, हमें पता है। ठीक है, तो अब तक जो हम इनहेरिटेंस देख रहे थे वो न्यूक्लियर इनहेरिटेंस देख रहे थे कि भाई ऑटोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम है, वो सब न्यूक्लियस के अंदर है। लेकिन सेल में माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी सर्कुलर डीएनए होता है, तुम लोगों को पता होगा। ठीक है, अगर प्लांट्स हैं तो क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड होते हैं, प्लास्टिड के अंदर भी सर्कुलर डीएनए होता है। तो ये जो इनहेरिटेंस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, प्लास्टिड हो गया, ये सब कहाँ पे होते हैं, साइटोप्लाज्म में ही तो है। तो उनका इनहेरिटेंस को बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इसको डिस्कवर किया था कॉरेंस ने, कार्ल कॉरेंस ने 1909 में। ठीक है, प्लांट का नाम था मिराबलेस जलापा, जिसमें उन्होंने डिस्कवर किया था। इसके हम आगे पढ़ते हैं अभी। जलापा 4 o'clock प्लांट है। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस अगर हम बात करें, मतलब साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की बात करें, तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस में जो डीएनए होता है वो कौन कौन से डीएनए आते हैं, वो आता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है उसमें, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में है। ठीक है, इसमें क्लोरोप्लास्ट डीएनए आता है, ये प्लास्टिड डीएनए लिख देते हैं हम, इसको लिखते हैं प्लास्टिड डीएनए, प्लास्टिड डीएनए आता है। ठीक है, और ये एंडोसिम्बायोटिक डीएनए, एंडोसिम्बायोटिक डीएनए, मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे प्लाज्मिड हो गया, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में तो ये सब होता ही नहीं है ना, न्यूक्लियस वगैरह। हाँ, तो साइटोप्लाज्म में होता है। हाँ, तो ये इसमें ही आ गया, जैसे प्लाज्मिड इनहेरिटेंस, एंडोसिम्बायोटिक। ठीक है, ओके। तो इसलिए भाई माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए हो गया, प्लास्टिड डीएनए हो गया, तो इसलिए इसको ऑर्गेनल ऑर्गेनल इनहेरिटेंस भी बोल देते हैं। ठीक है, ऑर्गेनल इनहेरिटेंस।
इसको ऑर्गेनल इनहेरिटेंस भी बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और सुनेंगे, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए, उसके डीएनए को बोलते हैं कॉन्ड्रियन, कॉन्ड्रियन, CONDRION, कॉन्ड्रियन, ठीक है। प्लास्टिड डीएनए को बोलते हैं प्लास्टॉन, प्लास्टॉन, ठीक है। और ये सारे डीएनए जो बाहर हैं, न्यूक्लियस में नहीं है, साइटोप्लाज्म में, इन सबको बोलते हैं प्लाज्मा जीन्स या साइटोप्लाज्मिक जीन्स, प्लाज्मा जीन्स बोल सकते हैं या प्लाज्मॉन बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस एक ऐसा इनहेरिटेंस है जिसमें हम लोग इनहेरिटेंस पढ़ेंगे ऐसे डीएनए का जो न्यूक्लियस का नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया का हो गया, क्लोरोप्लास्टिड का हो गया, या प्लाज्मिड हो गया बैक्टीरिया के अंदर। ये तो कहाँ मिलता है हमें, बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। तो इसका इनहेरिटेंस पढ़ेंगे हम लोग। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए को बोलते हैं कॉन्ड्रियन, प्लास्टिड के डीएनए को बोलते हैं प्लास्टॉन, और ये सारे कलेक्टिवली इनको प्लाज्मा जीन्स या साइटोप्लाज्मिक जीन्स या प्लाज्मोन बोल सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनल इनहेरिटेंस वही है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगर हम बात करें रूल्स ऑफ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रूल्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, रूल्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के क्या रूल्स हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले लिखेंगे इनहेरिटेंस, inheritance is mostly inheritance is mostly uniparental, uniparental, and is mostly from female parent, female parent. So it is also called as maternal inheritance, इसलिए उसको मैटरनल इनहेरिटेंस भी बोला जाता है। क्या मतलब हुआ इस लाइन का, सुनना। इस लाइन का मतलब ये हुआ बेटा कि जैसे हम बात करें ओवम, ओवम का साइज बड़ा होता है, साइटोप्लाज्म ज्यादा होता है, स्पर्म, स्पर्म का साइज जो ये होता है वो स्पर्म छोटा, में तो मिनिमम साइटोप्लाज्म होता वेरी गुड, स्पर्म में जो साइज भी छोटा होगा साइटोप्लाज्म भी बहुत कम होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म का नंबर भी कम होता है, न्यूक्लियस मेन होता है इसका। अब जब ये फ्यूज होगा तो जाइगोट बनेगा, तो जाइगोट में जो मैक्सिमम साइटोप्लाज्म आया, जो मैक्सिमम साइटोप्लाज्म है। आया वो फीमेल साइड से आता है। वो किस साइड से आता है, यस सर। फीमेल साइड से, ठीक है। हाँ गुड, तो फीमेल साइड से आया। तो ये बोला जाता है जो जाइगोट में जो जीन्स आएंगे साइटोप्लाज्मिक जीन्स, मतलब माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स, माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स, या अगर प्लांट का केस है तो माइटोकॉन्ड्रियल के साथ साथ प्लास्टिड के जीन्स, वो फीमेल साइड से आते हैं। वो किस साइड से आते हैं, ओवम से, फीमेल साइड से। इसलिए इसलिए इस वाले इनहेरिटेंस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, मैटरनल इनहेरिटेंस। तो ध्यान रखना, दिस साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज मोस्टली यूनिपेरेंटल, ठीक है, यूनिपेरेंटल होता है, एंड इज मोस्टली फ्रॉम द फीमेल पेरेंट, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज मैटरनल इनहेरिटेंस, इसलिए इसको मैटरनल इनहेरिटेंस भी कहा गया है। अगर ये न्यूक्लियर इनहेरिटेंस होता, न्यूक्लियर इनहेरिटेंस तो बाय पेरेंटल होता है, ध्यान रखना। न्यूक्लियर इनहेरिटेंस कैसा रहता है, न्यूक्लियर इनहेरिटेंस हमेशा और हमेशा कैसे रहेगा, बाय पेरेंटल, मेल और फीमेल दोनों ही कंट्रीब्यूट करेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया पहला स्टेटमेंट। मैं इसमें एक लाइन लिख रहा हूं, रेसिप्रोकल क्रॉस, रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल क्रॉस will produce different different results, different results, क्योंकि रिजल्ट्स किससे कंट्रोल होते हैं, फीमेल साइटोप्लाज्मिक जीन से, एज रिजल्ट्स will be controlled by female cytoplasmic जीन्स, ठीक है, फीमेल साइटोप्लाज्मिक जीन से कंट्रोल होते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया था भाई, अगर मेंडेलियन इनहेरिटेंस में तुम रेसिप्रोकल क्रॉस करते हो, क्या रिजल्ट बदलते हैं, नहीं बदलते, उसमें रिजल्ट सेम रहते हैं। लेकिन अगर, हाँ, ऑटोसोमल इनहेरिटेंस में भी नहीं बढ़ते हैं, लेकिन
सेक्स लिंक इनहेरिटेंस और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में अगर तुम रेसिप्रोकल कर दो क्रॉस को तो रिजल्ट बदल जाते हैं। कैसे बदलते हैं अभी हम आगे देखते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये थोड़ा याद रखना पॉइंट्स। अब कुछ एग्जांपल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जांपल्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, शेल कॉइलिंग इन स्नेल। शेल कॉइलिंग इन लिमनिया। लिमनिया क्या होता है? स्नेल होता है, स्नेल है। तो दो कॉइलिंग होती है इसमें, एक होता है डेक्स्ट्रल कॉइलिंग और एक होती है सिनिस्ट्रल कॉइलिंग। सिनिस्ट्रल कॉइलिंग, डेक्स्ट्रल कॉइलिंग राइट साइड को होती है और सिनिस्ट्रल लेफ्ट साइड को होती है। ये है क्या, एक बार देखेंगे। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ उसकी फोटो। बेटा ये देखना, तुम लोगों को दिख रहा है क्या? स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ओके बेटा ये देखना है डेक्स्ट्रल है। एक मिनट रुकना। यस, ये देखना, ये डेक्स्ट्रल है। डेक्स्ट्रल में जो कॉइलिंग है ये कुछ ऐसी है शेल की, लिमनिया की। ये जो है ये सिनिस्ट्रल है। सिनिस्ट्रल में जो कॉइलिंग है कुछ इस टाइप से है। तो कॉइलिंग इसको बोलते हैं सिनिस्ट्रल, और इस वाले को जो राइट साइड है डेक्स्ट्रल और इस वाले को सिनिस्ट्रल। अब ध्यान सुनना, इस क्रॉस में देखो जो फीमेल पेरेंट है ये वाला और ये मेल पेरेंट है। इसके बाद जो ऑफस्प्रिंग आई, ऑफस्प्रिंग में जो कॉइलिंग आई वो फीमेल साइड से आई है, इस डेक्स्ट्रल। देखो फीमेल कैसी थी? डेक्स्ट्रल। और जो ऑफस्प्रिंग आई F1 में कैसी आई है? डेक्स्ट्रल। तो कहने का क्या मतलब है, एक बार सुनना। कहने का क्या जो मतलब है मैं बताता हूँ तुम लोगों को। कहने का ये मतलब है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो अगर यहाँ पे सपोज करो फीमेल डेक्स्ट्रल कॉइलिंग है और मेल कैसे कॉइलिंग है? सिनिस्ट्रल। ठीक है, इनको इनको क्रॉस कराया, ये पेरेंट्स हो गए। तो F1 जनरेशन में, फीलियल जनरेशन 1 में, F1 मतलब फीलियल जनरेशन 1 में सपोज करो जितनी भी ऑफस्प्रिंग्स आएंगी उन सारी ऑफस्प्रिंग में जो कॉइलिंग आएगी वो कैसी आएगी? डेक्स्ट्रल। क्योंकि ये जो कॉइलिंग है, कॉइलिंग को कौन कंट्रोल करता है? कॉइलिंग इज कंट्रोल्ड बाय द माइटोकॉन्ड्रियल जीन ऑफ फीमेल्स। ये इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रियल जीन ऑफ फीमेल्स। ठीक है, तो भाई जितने भी अगर सपोज करो 10 ऑफस्प्रिंग आई, 10 की 10 डेक्स्ट्रल वाली होंगी, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स है वो कहाँ से आ रहे हैं? फीमेल साइड से। क्योंकि जो कॉइलिंग है डेक्स्ट्रल वाली, ये जो कॉइलिंग है डेक्स्ट्रल कौन कंट्रोल कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रियल के जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं। अगर सपोज करो उसको रेसिप्रोकल कर दें, अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें, फीमेल को बना दें सिनिस्ट्रल और मेल्स को बना दें डेक्स्ट्रल, क्या रिजल्ट सेम रहेगा या बदलेगा? बदल जाएगा। सारी की सारी ऑफस्प्रिंग अब कैसे आएंगी? सिनिस्ट्रल वाली। सारी की सारी ऑफस्प्रिंग कैसे आएगी? सिनिस्ट्रल वाली। तो रिजल्ट चेंज हो गया। तो दिस इज द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। यही यूनिपेरेंटल या मैटरनल इनहेरिटेंस है, जिसमें जो ट्रेड्स हो रही हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया के जीन से जो कंसीडर्ड हैं या प्लास्टिड के जीन से जो कंसीडर्ड है, वो फीमेल के पेरेंट के जीन कंट्रीब्यूट करते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म कहाँ से आता है? फीमेल साइड से आता है। तो पहले जो हमने एग्जांपल डिस्कस किया, शेल कॉलिंग इन लिमनिया स्नेल में, ठीक है, डेक्स्ट्रा और सिनिस्ट्रल, ये हमने डिस्कस किया। कौन कंट्रोल करता है? माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स ऑफ द फीमेल। नेक्स्ट एग्जांपल जो हमें थोड़ा पढ़ना है यहाँ पे देखते हैं। सेकंड एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पर, मेल स्टर्लिटी इन मेज प्लांट। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकते हैं। मेल स्टर्लिटी इन मेज प्लांट, ध्यान सुनना। फीमेल में ना, कुछ फीमेल्स में, फीमेल पिस्टिलेट प्लांट में, पिस्टिलेट प्लांट ऑफ मेज, इनके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मेल स्टेरिलिटी जीन्स होते हैं। मेल स्टेरिलिटी, सबके अंदर नहीं, कुछ के अंदर मेल स्टेरिलिटी जीन्स होते हैं। इनको क्रॉस करा दिया स्टैमिनेट प्लांट से, नॉर्मल है ये। स्टैमिनेट प्लांट से कैसे है? नॉर्मल। अब क्या हुआ? F1 जनरेशन में
F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी आई वो सारी की सारी प्रोजेनी जितनी भी आएगी, जितनी भी प्रोजेनी आएगी, सपोज करो जो पिस्लेट प्लांट बन रहे हैं तो ठीक है, सारी की सारी प्रोजेनी में मेल स्टेराइल जीन होगा, मेल स्टेराइल होंगे सारे के सारे, क्योंकि जो मेल स्टेरिलिटी के जीन है वो कहाँ पे है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्मिक जीन है, वो कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, फीमेल पेरेंट से। अगर फीमेल पेरेंट में वाला जीन है नहीं तो नॉर्मल होगा, लेकिन अगर ये मेल स्टेरिलिटी जीन प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया में फीमेल पेरेंट में, तो सारी की सारी ऑफस्प्रिंग मेल स्टेराइल होंगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि जो मेल स्टेरिलिटी जीन्स है वो कौन से हैं, वो माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स है। कौन से जीन है, माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स। तो ये एग्जाम्पल है, ये तुम्हें आना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक मिनट देखना, वो है हमारा मिराबिलिस जलापा का लीफ कलर। तो लीफ कलर ऑफ मिराबिलिस जलापा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लीफ, यस लिख देते हैं, हाँ, लीफ कलर इन 4 o'clock प्लांट, मिराबिलिस जलापा। तो ध्यान सुनना, लीफ कलर कौन कंट्रोल करता है, प्लास्टिड, तो प्लास्टिड इनहेरिटेंस भी बोल देते हैं। तो तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, भाई ये इंपॉर्टेंट हो गया कि प्लास्टिड इनहेरिटेंस का एग्जांपल, प्लास्टिड लीफ कलर इन 4 o'clock प्लांट। अब सुनना, अगर ध्यान सुनना इस बात को, अगर मैं, ये इंपॉर्टेंट है, अगर फीमेल मतलब पिस्टिलेट प्लांट की लीफ पेल कलर है, पेल येलो, पेल येलो, और मेल प्लांट मतलब स्टेमिनेट ग्रीन लीफ लगता है, ग्रीन, तो जितनी भी आगे F1 जनरेशन में जो भी सीड बनेंगी उन सब में जो प्लांट बनेंगे वो कौन से बनेंगे, पेल येलो लीफ वाले, पेल येलो लीफ। ठीक है, दूसरा, अगर फीमेल पिस्लेट प्लांट, अगर पिस्लेट प्लांट ग्रीन लीफ लगता है, ग्रीन, और मेल कैसे लगता है, पेल येलो, तो ऑफस्प्रिंग कैसे बनेंगे, सारी ग्रीन लीव्स वाली, फीमेल साइड से आएगी, ग्रीन लीव्स होंगी। लेकिन अगर फीमेल प्लांट है उसकी लीफ वेरीगेटेड है, वेरीगेटेड लीफ, वेरीगेटेड लीफ क्या होती है, एक बार में फोटो देखना बेटा, हाँ, वेरी गुड, अलग अलग कलर्स पूरे वेरिएशन होगा, देखना मैं लिख देता हूँ पे, वेरीगेटेड लीव्स, देखना जैसे ये है, ये सारी वेरीगेटेड लीव्स हैं, कोई इमेज आ जाए, ये हो गई, जैसे ये है, ये वेरीगेटेड लीव्स है सारी। इस लीफ में देखो भाई, ग्रीन कलर भी आ रहा है, येलोइश कलर भी आ रहा है, पेल कलर भी आ रहा है, तो ये वेरीगेटेड लीफ कहलाती है बेटा। तो ये कौन सी लीफ कहलाती है, वेरीगेटेड, ऐसी लीफ होती है वेरीगेटेड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर फीमेल प्लांट कैसा है, वेरीगेटेड लीफ वाला, और मेल प्लांट कैसा है, पेल कलर का, पेल येलो। तो जो ऑफस्प्रिंग आएंगी इस केस में, अब ध्यान सुनना बेटा, ये जो ऑफस्प्रिंग आएंगी वो पेल येलो की भी आ सकती हैं, वो ग्रीन भी आ सकती हैं, वो वेरीगेटेड भी आ सकती हैं। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, ये वाला पॉइंट, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो ध्यान सुनना, अगर फीमेल पेरेंट की पेल येलो है तो ऑफस्प्रिंग कैसे आएंगे, पेल येलो। अगर फीमेल पेरेंट ग्रीन कलर का है तो ऑफस्प्रिंग आएंगी ग्रीन लीव्स वाली। लेकिन अगर फीमेल पेरेंट वेरीगेटेड लीफ वाली है तो ऑफस्प्रिंग में पेल येलो, ग्रीन और वेरीगेटेड लीव्स आ सकती हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में तीनों के जीन्स हैं, ग्रीन कलर वाले भी हैं, वैसे भी हैं, जिसके कारण ऐसा लीफ आ सकती है। ये थोड़ा ध्यान रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये 3 एग्जाम्पल जो डिस्कस किए बहुत इंपॉर्टेंट थे, अब थोड़े जो डिस्कस कर रहे हैं वो ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पर आना चाहिए। जैसे पॉकी स्ट्रेन इन न्यूरोस्पोरा, मैं लिख देता हूँ, पॉकी स्ट्रेन इन न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा क्या है, कोई बताएगा मुझे? Ascomycetes का मेंबर। वेरी गुड,
एस्कोमाइसिस किसका नाम है? ड्रोसोफिला ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। वेरी गुड। हाँ, पॉकी स्टेन में मतलब डिफेक्टिव इतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डिफेक्टिव साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एक्टिविटी होती है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, कोई बताएगा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कहाँ पड़ा था? ETS वेरी गुड। ETS में कौन सा कॉम्प्लेक्स था? कोई बताएगा कॉम्प्लेक्स नंबर? 3 सर। नो। 4 वेरी गुड, 4 था। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का कॉम्प्लेक्स जहाँ पे वाटर, हाँ, जहाँ पे वाटर बनता है, ठीक है, जिसके अंदर कॉपर सेंटर्स होते हैं। तो पॉकी स्ट्रेन इन न्यूरोस्पोरा इज मतलब डिफेक्टिव साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एक्टिविटी होती है इनमें, इसलिए इसको पॉकी बोला गया, पॉकी। ठीक है, पॉकी स्ट्रेन ऑफ न्यूरोस्पोरा मतलब डिफेक्टिव साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एक्टिविटी। ये भी माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स कंट्रोल करते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स कंट्रोल करते हैं, बस इतना ध्यान रखना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक और एग्जांपल है पिटाइट करेक्टर इन यीस्ट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पिटाइट मतलब, कोई बताएगा पिटाइट का मतलब? मैं यहाँ पे स्पेलिंग लिख देता हूँ। पिटाइट का मतलब, पिटाइट का मतलब बताया था मैंने तुम्हें एक। पी आर्म ऑफ फिफ्थ क्रोमोसोम। हाँ, पी आर्म तो बताया था बेटा। पी से पिटाइट, पी से पी, पिटाइट एक फ्रेंच वर्ड है, मतलब छोटा, स्मॉल। जो क्रोमोसोम का पी आर्म होता है छोटा ही तो होता है, क्यू बड़ा होता है। तो पिटाइट एक फ्रेंच वर्ड है, पिटाइट। पिटाइट मतलब स्मॉल। पिटाइट फॉर्म इन यीस्ट, पिटाइट फॉर्म इन यीस्ट मतलब छोटी फॉर्म ऑफ यीस्ट। ये भी कौन कंट्रोल करता है? माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स। ये सारे बस एक बार रीड करना, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी कंट्रोल करता है माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स, ठीक है। ओके, एक और एग्जांपल है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 6th एग्जांपल। ये है कप्पा, इनहेरिटेंस ऑफ कप्पा पार्टिकल्स। इनहेरिटेंस ऑफ कप्पा, किसको याद है कप्पा पार्टिकल कहीं पढ़ा था? इनहेरिटेंस ऑफ कप्पा पार्टिकल्स इन पैरामीशियम। अब सुनना बेटा, देखिए जिन कप्पा पार्टिकल्स जो होते हैं ना, कप्पा पार्टिकल्स साइटोप्लाज्मिक जीन्स है। अब सुनना, जिन पैरामीशियम पे कप्पा पार्टिकल होगा, ठीक है, जिन पैरामीशियम पे कप्पा पार्टिकल होगा। पैरामीशियम किसमें आता है? प्रोटिस्टा में आता है ना? यस सर। हाँ, गुड। तो हाँ, माइटोकॉन्ड्रियल जीन है, माइटोकॉन्ड्रियल जीन। जिन पे कप्पा पार्टिकल होगा वो किलर स्टेन होती हैं। वो कैसी होती है? किलर स्टेन। जिन पे कप्पा वो किलर, जिन पे कप्पा नहीं वो किलर नहीं। तो अगर फीमेल यीस्ट है उस पे कप्पा है, मतलब किलर हो गई। किलर मतलब टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। मेल यीस्ट नॉर्मल है विदाउट कप्पा, विदाउट कप्पा मतलब किलर भी नहीं है, विदाउट कप्पा। जो ऑफस्प्रिंग्स आएंगी सारी की सारी, ऑफस्प्रिंग्स कैसे आएंगी? किलर आएंगी सारी की सारी, सारी की सारी। सब पे क्या होगा? कप्पा पार्टिकल, क्योंकि फीमेल के पास था ना कप्पा। तो इनहेरिटेंस ऑफ कप्पा पार्टिकल्स इन पैरामीशियम, कप्पा मतलब किलर स्टेन, वो टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करेंगे। तो ये भी किसका एग्जांपल है? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है, ठीक है। तो ये कुछ हमने एग्जांपल डिस्कस करे यहाँ पर। एक बार ना ये हमने पढ़ लिया, एक बार मॉड्यूल में देख लेते हैं उन्होंने क्या लिखा हुआ है, मॉड्यूल वालों ने क्या लिखा हुआ है। ये तो हमने पढ़ लिया था सारा, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ये पॉलीजेनिक पढ़ लिया था हमने, ठीक है, ये सारा पढ़ लिया था। ये सारा पढ़ लिया था हमने, सॉरी, ये पढ़ना है हमें। एक मिनट बेटा, हाँ, ये पढ़ना है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। बेटा स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। ओके, अभी हमने यस सर। एक बार रीड लगाएंगे बेटा, एक बार सुनना। इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स व्हिच आर कंट्रोल्ड बाय साइटोजीन।
साइटोजीन मतलब साइटोप्लाज्मिक जीन, इसको हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। जीन्स विच आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म कॉल्ड साइटोजीन, और प्लाज्मा जीन और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन डिस्कस किया था। टोटल साइटोजीन प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्लाज्मॉन, पढ़ा था हमने। अ जीन विच इज लोकेटेड इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोजीन, ये तो बायपेरेंटल इनहेरिटेंस शो करेगा। कैरियोजीन कैसे शो करता है? बायपेरेंटल, ठीक है। Inheritance of cytosine in organism occurs only through the female because female gamete has karyoplasm. Simultaneously it has cytogene because of more cytoplasm. हमने देखा था कि फीमेल गैमीट जो होता है उसमें साइटोप्लाज्म ज्यादा होता है। The male gamete of higher plant is called male nucleus. It has very minute equivalent to nil cytoplasm. So male gamete only inherited karyogene. तो मेल तो केवल कैरियोजीन न्यूक्लियस का जीन देगा। Thus inheritance of cytosine या cytoplasmic genes occurs only through female. इसको maternal inheritance भी बोला गया है, ठीक है। अब if there is a reciprocal cross in this condition, result may be affected. डिस्कस किया था हमने, आगे देखते हैं। Cytoplasmic inheritance involving essential organs like chloroplast, mitochondria, also called as organal inheritance, डिस्कस किया था। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के। प्लास्टिक इनहेरिटेंस मिराबिलिस ज़िलापा, देखा था ना, लीफ कलर हमने देखा था। अगर फीमेल पेल कलर का है, पेल येलो, तो F1 में सारे के सारे कैसे आएंगे? पेल। अगर फीमेल ग्रीन है तो F1 में सारे कैसे आएंगे? ग्रीन। अगर फीमेल वेरीगेटेड लीफ वाला है तो F1 में पेल, ग्रीन, वेरीगेटेड आ सकते हैं। फीमेल साइड से इनहेरिटेंस कंट्रोल होती है, ये हमने डिस्कस किया था बेटा। नेक्स्ट है मेल स्टेरिलिटी इन मेज प्लांट, ये डिस्कस किया था। एल्बिनिज्म इन प्लांट, तो एल्बिनिज्म जो होती है, एल्बिनिज्म प्लांट्स में भी होती है, वो भी क्लोरोप्लास्ट के जीन कंट्रोल करते हैं। और जीन ऑफ एल्बिनिज्म ऑफ मेज इज लीथल, लीथल हमने पढ़ा हुआ है, लीथल जीन क्या होते हैं। तो टाइप फॉर्म इन यीस्ट पढ़ा हमने। अच्छा, ये इसको बोलते हैं आइजैप इनहेरिटेंस इन मेज। आइजैप समझते हो क्या होता है? आइजैप क्या होता है? लीफ जो होती है ना मेज की लीफ, उसमें स्ट्रिप्स होती हैं, जो ग्रीन स्ट्रिप भी आती है उसमें, व्हाइट स्ट्रिप भी आती है, येलो स्ट्रिप भी आती है। दिखाता हूँ इमेज को। ये देखना बेटा, अगर तुम्हें दिखेगा तो ये जो लीव्स है ना, आइजैप लीव्स हैं, जिसमें स्ट्रिप्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। दिख रही है क्या? ये वाली लीफ देखो जिसमें ऐसे करके बना हुआ है, ये देखो, इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिप्स है। व्हाइट कलर की स्ट्रिप भी है, ग्रीन भी है, थोड़ी पेल कलर की भी स्ट्रिप्स है। इसको बोलते हैं आयोजेप। आयोजेप लीफ कहाँ मिलती है? मेज में, ठीक है। तो कुछ ऐसी होती है, ये तो नॉर्मल लीफ है, ये आयोजेप लीफ है, ठीक है। आयोजेप लीफ मतलब वेरीगेटेड टाइप है। तो ये लिखा है ना आयोजेप इनहेरिटेंस इन मेज, तो ये भी आयोजेप इनहेरिटेंस है। पॉकी न्यूरोस्पोरा, पॉकी स्टेन मैंने बताया था, पॉकी डिफेक्टिव साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, इट इज स्लो ग्रोइंग ऑन द, भाई अगर डिफेक्टिव साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है तो ग्रो भी स्लो करेगा ये। तो बेटा ये एग्जांपल्स हैं, कुछ आने चाहिए। इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये वाला दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो ये तुम्हें आने चाहिए। तो खत्म हो गया साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। इसमें अब तुम लोग रीड करना, ये सब पार्ट खत्म हो गया। क्वेश्चंस तो तुम घर पे करोगे खुद ही, डाउट पूछना मुझसे। आगे बढ़ते हैं अब। तो आगे जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टॉपिक का नाम, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम बात करें मेंडेल की, मेंडेल ने जो पढ़ा था वो फैक्टर के बारे में बोलते थे। फैक्टर मतलब जीन्स के बारे में, क्रोमोसोम के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो ये जितना भी चीज पढ़ेंगे पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस में आता है। पोस्ट मेंडेलियन ही पढ़ रहे हैं हम लोग सारा ये, ठीक है। तो क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को जो दिया था ये हमें थोड़ा याद रखना ही पड़ेगा, मेरा फैक्ट है। 1902 में दिया था इन्होंने, सुतन एंड बवेरी ने। इस साइंटिस्ट का नाम थोड़ा याद रखना पड़ेगा। सुतन एंड बवेरी ने दिया था 1902 में। 1901 में तो फादर ऑफ जेनेटिक्स बोल दिए गए थे वो। 1900 मेंडेल 3 साइंटिस्ट का वर्क रीडिस्कवर हुआ था। 3 साइंटिस्टों ने किया था इंडिपेंडेंटली, कार्ल कॉरेंस, ह्यूगो वरीज एंड एरिक वन टेस्मैक। तो 1902 में सुतन एंड बवेरी ने एक थ्योरी दी थी, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। उन्होंने क्या देखा सुनेंगे। उन्होंने, मैं कुछ लाइन लिख रहा हूँ तो उसको हम समझाएंगे धीरे धीरे। दे फाउंड
they found close similarity, बहुत आसान है ये, close similarity between transmission of Mendelian factor, मतलब genes and behavior of chromosome during gamete formation and fertilization. अब ये है क्या सुनना, एंड फर्टिलाइजेशन, ये है क्या सुनेंगे। इस लाइन का मतलब बेटा ये हुआ कि जैसे सपोज करो क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 1 है, यहाँ पे कोई जीन है से वाई, इसका यहाँ पे एक इसी सेम लोकस पे इसका एलील है वाई, ठीक है। अब ड्यूरिंग द म्योसिस, जब म्योसिस 1 होगा तो भाई क्या होना है, ये जो क्रोमोसोम है होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग पोल पे चले जाने, ये इस एक पोल पे आ जाएगा, ये अलग पोल पे आ गया। तो अब मुझे बताओ, इसमें कैपिटल वाई गया, इसमें स्मॉल वाई एलील गया, ठीक है, म्योसिस 1। अब मैं यहाँ पे म्योसिस 2 भी करा दूं अगर, तो म्योसिस 2 कराएंगे, क्रॉसिंग ओवर हो चुका है बेटा म्योसिस 1 में ही, तो क्रॉसिंग ओवर हम यहाँ पे अलग अलग कलर से शो नहीं कर रहे, तो अब ये क्रोमैटिड्स अलग अलग हो जाएंगे, मतलब गैमीट्स बन जाएंगे 4। अब कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। अब मुझे बताओ भाई, ध्यान सुनना, ये जो जीन्स हैं, जीन्स कहाँ लोकेटेड है, जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स, ठीक है। जब क्रोमोसोम सेग्रीगेट करे थे म्योसिस 1 में, तो जीन्स भी सेग्रीगेट हो गए। तो देखना, ध्यान सुनना, मैं पहला पॉइंट लिख रहा हूँ यहाँ पे, ए पॉइंट, व्हेन chromosomes are in pair, when chromosomes are in pair, genes are also in pair, भाई क्रोमोसोम पेयर में तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये भी पेयर में है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, if chromosomes segregated, then genes also segregated, genes, pair of genes लिख देते हैं, genes या pair of alleles, allelic pair also segregated, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर फर्टिलाइजेशन हो गई, जाइगोट बन गया, जब जाइगोट बनेगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद भाई ये तो हैप्लॉइड कंडीशन है ना, एन है, फर्टिलाइजेशन के बाद फिर से 2n, जाइगोट में 2n स्ट्रक्चर आ जाना है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्रोमोसोम नंबर, जो क्रोमोसोम होगा वो फिर से नंबर रीस्टोर हो जाएगा, और जो जीन्स जो पेयर थे वो फिर से वापस, जो जीन सेग्रीगेट किए थे फिर से पेयर में आ जाएंगे। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन बोथ मतलब क्रोमोसोम और जीन, बोथ नंबर रीस्टोर, मतलब क्रोमोसोम और जीन्स। तो बेटा यहाँ पे कहने का मतलब ये है, जो जो क्रोमोसोम कर रहा है वही जीन कर रहा है, सो देयर इज अ पैरेललिज्म बिटवीन क्रोमोसोम्स एंड जीन्स, मतलब जो बिहेवियर क्रोमोसोम शो कर रहा है वही बिहेवियर जीन शो करेगा। लिख देता हूं, बिहेवियर which is shown by chromosome, same behavior is also shown by genes, वही बिहेवियर जीन्स भी शो करेंगे। भाई करेंगे, जाहिर सी बात है, जीन्स कहाँ पे लोकेटेड है, क्रोमोसोम्स पे, लेकिन मेंडल ने क्रोमोसोम की बात नहीं करी थी, वो केवल फैक्टर्स की बात करते थे। लेकिन ये सुटन एंड बोवेरी है, उन्होंने बोला भाई जो मेंडल के फैक्टर है वो किस पे डिपेंड है, क्रोमोसोम पे डिपेंड है, क्रोमोसोम करते हैं तभी जीन करते हैं ऐसा।
तो उन्होंने एक लाइन बोल दी, इन्होंने क्या लाइन बोल दी? क्रोमोसोम्स आर द व्हीकल्स, क्रोमोसोम्स आर द व्हीकल्स, genes are passenger. हाँ, and the genes are passenger, and the genes are passengers. सर ड्राइवर कौन है? क्या बेटा, ड्राइवर कौन है? ड्राइवर तो बेटा मियोसिस है, मियोसिस कर रहा है सब काम। Human body. हाँ, क्रोमोसोम्स आर द व्हीकल्स एंड जीन्स आर द पैसेंजर्स। या लिख सकते हैं क्रोमोसोम्स कैरीज मेंडेलियन फैक्टर ओवर देम, क्रोमोसोम्स कैरीज मेंडेलियन फैक्टर, मेंडेलियन फैक्टर्स मतलब जीन्स ओवर देम। तो भाई जहां जहां व्हीकल जाएगा वहां वहां पैसेंजर जाएंगे, जहां जहां भाई व्हीकल बस जा रही है, व्हीकल बस है अगर, तो बैठे पैसेंजर वहीं वहीं जाएंगे। तो जो क्रोमोसोम करेगा वही जीन्स करेंगे, ऐसा बोला सत्यनंद बवेरी ने। ठीक है, तो सत्यनंद बवेरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था बेटा। सत्यनंद बवेरी ने क्रोमोसोम थ्योरी इनहेरिटेंस में क्रोमोसोम के बारे में बताया हमें। मेंडल किसकी बात करते थे? जीन्स की। लेकिन पोस्ट मेंडेलियन एरा में क्रोमोसोम के बारे में सत्यनंद बवेरी ने बोला जो क्रोमोसोम करेगा वही जीन करेगा। भाई ये सारी बातें तो जाहिर सी होंगी ही होंगी, अगर क्रोमोसोम पेयर में, जीन भी पेयर में। हमें भी पता है सर। हाँ ये पता ही है। हाँ बेटा, तो मेंडल को नहीं पता था ना, क्रोमोसोम्स उस वक्त नहीं बता पाए थे वो। ठीक है, उन्होंने एक तो कम समय के 7 साल के लिए काम किया था, फिर उनकी पब्लिकेशन हो गई, लोग समझ नहीं पाए, लोग बागों ने इतना नेगलेक्ट किया तो उनकी इंटरेस्ट भी हट ही गया। ठीक है, कुछ बहुत कुछ कर सकते थे। खैर ये सारी बातें हो गई बेटा, हमारा ये सारा ये खत्म हो गया। यहाँ पर एक बात यहाँ पर है, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को मॉडिफाई किया गया था। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये जो थ्योरी थी ना क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस को मॉडिफाई किया गया था, was modified by थॉमस हंट मॉर्गन, टीएच मॉर्गन, और उनके एक स्टूडेंट थे स्टर्टिवेंट, स्टर्टिवेंट और सीवी ब्रिजेस, ब्रिज लिख देता हूँ, सीवी ब्रिजेस। तो इन तीनों ने मिलकर क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को मॉडिफाई किया। जो मॉडिफाई किया वो हम पढ़ेंगे, क्या मॉडिफिकेशन करी वो हम पढ़ेंगे। तो क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बस इतना ही है। एक बार देख लेते हैं मॉड्यूल क्या कह रहा है। ठीक है बेटा, बस इतना ही है, कुछ ज्यादा है ही नहीं। मॉड्यूल क्या कह रहा है एक बार देखते हैं। क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बेटा साथ में देखेंगे। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय सुटन एंड बोवेरी, वॉल्टन सुटन बोवेरी 1902, इंपॉर्टेंट था, एनसीईआरटी की लाइन है। ये हमने पढ़ लिया था। इन 1903 साइंटिस्ट हुगो वेरीज, कॉरेंस एंड टिस्मार्क independently rediscovered Mendelian results on the inheritance of characters. Also by this time due to advancement in, ये important है बेटा लाइन, also by this time due to advancement in microscopy that were taking place, scientists were able to carefully observe cell division. तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्या क्वेश्चन था कि भाई ये जो इन्होंने मेंडल का वर्क को रिडिस्कवर किया, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आ गई, तो ये सब ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ? ड्यू टू द एडवांसमेंट इन द माइक्रोस्कोपी। बस ये लिखना, ड्यू टू द एडवांसमेंट इन द माइक्रोस्कोपी। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, थोड़ा याद रखना। तो ड्यू टू द एडवांसमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपी हम लोग ने सेल डिवीजन को अच्छे से केयरफुली ऑब्जर्व किया और क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आगे आई। दिस लीड टू द डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर्स इन द न्यूक्लियस that appear to double and divide just before cell division. These were called chromosomes. ठीक है, क्रोमो मतलब कलर बॉडीज, as they were visualized by the staining. In 1902, the chromosome movement during meiosis had been worked out. Sudan and Boveri noted that the behavior of chromosomes was parallel to the behavior of genes. हमने डिस्कस किया था, behavior of chromosomes was parallel to the behavior of genes and used chromosome movement to explain Mendel law. ठीक है, recall the you have studied the behavior of chromosome during mitosis and meiosis. हमें तुम्हें लोग पता है भाई, माइटोसिस और meiosis हम नहीं पढ़ा रहे, अब पढ़ा था हमने। The important things to remember that chromosomes as well as genes occur in pair. The two alleles of a gene pair located on homologous site on a homologous chromosome. मतलब अगर एक क्रोमोसोम है, अगर एलील्स, अगर यहाँ पे कैपिटल टी है तो इसकी ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसकी होमोलोगस साइट पे, इसके होमोलॉग पे स्मॉल इसका एक और पेयर होगा, वही बोल रहा है। ठीक है, तो ये बेटा ये डायग्राम एनसीईआरटी से देखेंगे, कलर डायग्राम।
ये कलरफुल नहीं है, तो एक बार देख लेते हैं। अच्छा, बाकी चीजें यही लिखी हुई है इन्होंने सारी। एक बार डायग्राम भी देख लेते हैं बेटा, मैं डायग्राम पे। मेंडल्स लॉ को कैसे explain करा था इन्होंने? मेंडल लॉ को सर इसकी मदद से कैसे एक्सप्लेन करा था मेंडल्स की लॉ को? इसकी मदद से इसलिए किया ना कि मेंडल ने बोला था प्रिंसिपल ऑफ पेयर फैक्टर। तो प्रिंसिपल ऑफ पेयर फैक्टर क्या था? प्रिंसिपल ऑफ पेयर फैक्टर था क्रोमोसोम, एक्चुअली क्रोमोसोम पेयर में थे, तभी प्रिंसिपल ऑफ पेयर फैक्टर वैलिड है। तो क्रोमोसोम शो कर, एक मिनट, क्रोमोसोम ऐसा शो कर रहे हैं तभी प्रिंसिपल ऑफ पेयर फैक्टर वैलिड है। प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन क्यों वैलिड है? क्योंकि एक्चुअली माइक किस कौन हो गया, माइटोसिस और मेयोसिस में एक्चुअली क्रोमोसोम का बिहेवियर होता है। तो क्रोमोसोम जो बिहेवियर शो करते हैं माइटोसिस और मेयोसिस में, वही बिहेवियर जीन शो करते हैं। तो मेंडल ने जो जीन्स के बारे में, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फैक्टर्स के बारे में दिया था, वो एक्चुअली क्रोमोसोम्स मूव करते हैं तभी जीन्स मूव करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट सॉर्टमेंट, एक्चुअली क्रोमोसोम इंडिपेंडेंटली सॉर्ट होते हैं, क्रोमोसोम इंडिपेंडेंटली सॉर्ट होगा तो जीन भी इंडिपेंडेंटली सॉर्ट होते हैं। तो जितना भी मेंडल के प्रिंसिपल थे वो सब क्रोमोसोम से ही रेगुलेटेड थे ना, तो इन्होंने इनको इसलिए मेंडल के लॉ को बताया। यस मनु, पूछो कुछ पूछना है तो। ठीक है, आप सुनो, कुछ कहना चाह रहे हो मनु? आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर, आगे बढ़ो। क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, भाई ये सारी बातें हैं, तुम रीड करना एनसीईआरटी से। मैं तो केवल तुम लोगों को यहाँ पे ये बताना चाह रहा था, ये फिगर दिखाना चाह रहा था, जो कलर्ड फिगर है। ये बाकी तुम सब रीड करोगे ये खुद से ही, ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है रीड करना। ये क्या बोल रहे हैं बेटा फिगर में, ध्यान सुनेंगे भाई। G1 फेस, G1 फेस है, G1 फेस में क्रोमोसोम ऐसे हैं, हमें पता है। G2 फेस, G2 फेस में ऐसे बन गए। डीएनए का नंबर बढ़ गया, डीएनए अगर यहाँ पे x था तो यहाँ पे 2x हो गया, लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम रहा। ठीक है, ये हुआ G2 फेज में। म्योसिस वन, म्योसिस वन में हमें पता है ये क्रोमोसोम अलग अलग पोल पे चले जाएंगे, एनाफेज वन में सेग्रीगेट होंगे ना। म्योसिस वन एनाफेज, म्योसिस वन एनाफेज में कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे क्रॉसिंग वगैरह सब हो चुकी है। ये जो हमारा क्रोमोसोम है, एक ये और ये, मतलब दो पेयर दिखा रखे हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, अलग अलग पोल पे जा रहे हैं। म्योसिस टू एनाफेज पे, म्योसिस टू के एनाफेज पे क्या होगा, इसका सिस्टर क्रोमैटिड मूव करेगा ना कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से। तो देखो उन्होंने ये दिखाया, क्रोमैटिड अलग हो रहे हैं। तो जर्म सेल्स में 4 आ गए, 1 2 3 4। इसमें किसी को दिक्कत फिगर में? नो सर। No, sir. No, गुड, sir. आगे, गुड। अच्छा बेटा ये इंपॉर्टेंट है, एक बार सुनना ये वाली लाइन, कंपैरिजन बिटवीन द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एंड जीन्स, कंपैरिजन बिटवीन द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एंड जीन्स। तुम लोगों को मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। इसमें कॉलम ए है, कॉलम ए और कॉलम बी। तुम लोग मुझे बताओगे कि कॉलम ए क्रोमोसोम की बात कर रहा है या जीन की, या कॉलम बी क्रोमोसोम की बात कर रहा है जीन की। तुम्हें बताना है कॉलम ए जीन के लिए, क्रोमोसोम के लिए, कॉलम बी जीन के लिए, क्रोमोसोम के लिए। ये दोनों सेम है, एक बार पढ़ के बताओ फटाफट से। ए वाला जीन्स के लिए सर, ए वाला जीन्स के लिए और बी वाला, क्रोमोसोम के अच्छा, और कोई? ये दोनों सेम है। सर ए वाला क्रोमोसोम के लिए, बी वाला जीन के लिए। बी वाला जीन के लिए, अच्छा। और कोई? जैसे ए वाला क्रोमोसोम को बी वाला अच्छा सुनना बेटा,
एक बार मेरी बात सुनेंगे आप? पहले तो मैं आंसर लिख देता हूँ। दिस इज फॉर जीन एंड दिस इज फॉर Yes, sir. अब क्यों है ऐसा बात आती है। माइक ऑफ कर दी। हाँ भाई हिमांशु माइक ऑफ कर दो अपना। अब सुनो, अकर्स इन पेयर इस वाले से हम बता ही नहीं सकते, दूसरे से भी नहीं बता सकते। सेग्रीगेट एट टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन सच दैट ओनली वन ऑफ ईच पेज ट्रांसमिट टू अ गैमीट। सेग्रीगेट एट गैमीट फॉर्मेशन ओनली वन ऑफ ईच पेज ट्रांसमिट टू गैमीट। ठीक है, दोनों सेम सही है। अब ये थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हम ध्यान सुनेंगे। सपोज करो बेटा ये क्रोमोसोम है, इसका होमोलॉग है, ठीक है। अब क्रोमोसोम पे कई सारे जीन्स होते हैं, एक तो है नहीं, जो सबसे छोटा क्रोमोसोम Y है उस पे भी 231 जीन है, ठीक है। तो सपोज करो यहाँ पे एक जीन है से A, इसका एक होमोलॉग है। एक जीन है यहाँ पे B, उसका एक होमोलॉग है। और भी जीन्स हैं, ठीक है, मैं बस 2 ही लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब क्या होता है, ध्यान सुनना। अब इनमें ना एक फिनोमेना होता है लिंकेज, एक फिनोमेना होता है लिंकेज। लिंकेज क्या होती है, एक मिनट में बताता हूँ। यहाँ पे मैं क्रोमोसोम 1 लिख रहा हूँ और यहाँ पे क्रोमोसोम 2 बना रहा हूँ। एक क्रोमोसोम नंबर 2 का पेयर है, यहाँ पे एक बी जीन है, सॉरी सी जीन है, सी उसका होमोलॉग सी, डी है, डी है। लिंकेज अभी आप आगे पढ़ेंगे। अगर कोई दो जीन्स पास पास हैं सेम क्रोमोसोम पे, उनमें ज्यादा दूरी नहीं है, तो वो जीन्स आपस में लिंकेज शो करते हैं। और जब लिंकेज शो करेंगे, दिस इज एन एक्सेप्शन टू द इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ असॉर्टमेंट, तो जीन्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होंगे, डेफिनेटली नहीं होंगे। मेंडेल को लकी बोल दिया था ब्लिस ने, क्यों? क्योंकि उन्होंने जो जीन करेक्टर स्टडी किए थे वो अलग अलग क्रोमोसोम पे थे, सेम क्रोमोसोम वाले करेक्टर लिए ही नहीं थे उन्होंने। तो उन्होंने बोला था मेंडेल ने, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्यों वैलिड था उनका? क्योंकि उन्होंने जो भी जीन लिया था डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए या ट्राइहाइब्रिड के लिए, वो सारे जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम पे थे। तो अब अलग अलग क्रोमोसोम पे है तो ये लिंकेज को शो कर ही नहीं सकते हैं। तो लिंकेज को शो नहीं कर सकते, तो इंडिपेंडेंट पेयर्स कब होंगे? जब वो लिंकेज को शो नहीं करेंगे, मतलब अलग अलग क्रोमोसोम पे होंगे। इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। तो जितने भी इंडिपेंडेंट पेयर्स हैं वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होंगे, डेफिनेटली, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट पेयर्स इसलिए वर्ड यूज किया उन्होंने, इंडिपेंडेंट पेयर्स मतलब लिंकेज शो नहीं हो रही है। बोल रहा है वन पेयर सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर, मतलब जैसे ये एक पेयर है क्रोमोसोम 1, ये एक पेयर है क्रोमोसोम 2। अब ध्यान सुनेंगे, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा रब कर देता हूँ। अब देखना, सपोज करो एक सेल है, यहाँ पे मेटाफेज 1 में क्रोमोसोम अलाइन कर रहे हैं, क्रोमोसोम नंबर 1 अलाइन किया है ऐसे, थोड़ा कलर चेंज। उल्टा भी कर सकते। ये पैटर्नल है और ये मैटरनल है, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम नंबर 2 कैसे हो सकता है? अब यहाँ पे मैटरनल आ सकता है और नीचे कैसा आ सकता है, पैटर्नल। ये तो भाई इंडिपेंडेंटली सॉर्ट होंगे ना। वेरिएशन बताया था मैंने 2n, एक पोल से, तो 246 वेरिएशन आ सकती है। तो वन पेयर, ध्यान सुनना, वन पेयर जो वन पेयर है सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली टू द अदर पेयर। तो इसका मतलब यहाँ पे यही है कि इंडिपेंडेंट पेयर्स जो जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम पे लोकेटेड हैं, लिंकेज को शो नहीं कर रहे हैं, और अलग अलग क्रोमोसोम पे लिंकेज को शो नहीं कर रहे, तो इंडिपेंडेंट पेयर्स हैं ऑलरेडी, ठीक है। इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट कर रहे हैं। वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट टू द अदर पेयर, यहाँ पे वन पेयर बोला है, तो वन पेयर किस लिए लिया है? क्रोमोसोम के लिए। तो जो कॉलम ए है फॉर जीन है, कॉलम बी है क्रोमोसोम। हाँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस क्वेश्चन में सेम हम उन्होंने क्वेश्चन वाले ने कॉलम दे दिए थे और पूछा था कि जीन क्या है, क्रोमोसोम क्या है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी बात हो गई हमारी। एक ये भी फिगर दिखानी है, कलर्ड है, उसमें मॉड्यूल में नहीं थी कलर। अब सुनना, इजी है। म्योसिस 1 एनाफेज, मतलब एक ये होमोलॉग अलग पोल पे जा रहा है, ये अलग पोल पे जा रहा है। म्योसिस 2 में सिस्टर क्रोमैटिड अलग अलग पोल पे जा रहे हैं। तो जर्म सेल में ऐसा। अब पॉसिबिलिटी ऐसी भी तो हो सकती है, अब ध्यान सुनना बेटा, पॉसिबिलिटी ऐसी भी तो हो सकती है। देखो जर्म सेल इसको देखना, जर्म सेल इसको देखना, यहाँ पे ऑरेंज ऑरेंज, लेकिन यहाँ पे ऑरेंज के साथ कौन सा आ गया अब? रेड। और येलो के साथ कौन सा आ रहा है? ग्रीन। लेकिन यहाँ पे और येलो के साथ रेड है। तो मतलब ये जो दो क्रोमोसोम पेयर बनाए हैं, हो सकता है जैसे सपोज करो क्रोमोसोम पेयर ये है,
एक मैं कलर चेंज कर देता हूँ, एक क्रोमोसोम पेयर येलो दिखेगा, एक क्रोमोसोम ये है ब्लैक से बनाया, ठीक है। अब एक और पेयर बना लिया मैंने यहाँ पे, ऐसा छोटा सा एक पेयर बना लिया मैंने, ऐसा पर्पल। तो अब मुझे बताओ कि ऐसा ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब इसको ऐसा भी तो कर सकते हैं पॉसिबिलिटी, मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक बार फिर से। देखो, एक ये पॉसिबिलिटी, एक ये पॉसिबिलिटी, मतलब इसमें क्रोमोसोम 1 है, सपोज करो ये क्रोमोसोम 1 है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर 2 यहाँ पे ऐसा लाइन हो रहा है, पर्पल है और ब्लू है, यहाँ पे ब्लू और पर्पल है, हो सकता है ना ऐसा? वो तो भाई इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है अलग अलग, उन्होंने वो पॉसिबिलिटी शो करी है इस डायग्राम में। तो समझ आ रहा है फिगर, ये दोबारा एक्सप्लेन करूं? नहीं सर, आ गया। सर आ गया। गुड। तो बेटा यही है हमारा, बस ये फिगर आनी चाहिए, और इस पार्ट को तुम रीड करोगे तो आएगा, ठीक है। ठीक है। अब आगे क्या है, क्रोमोसोम थ्योरी इनहेरिटेंस तो खत्म है, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बेटा क्रोमोसोम थ्योरी इनहेरिटेंस यही था, बहुत इजी है, जो बिहेवियर क्रोमोसोम शो करते हैं वही बिहेवियर जीन शो करते हैं। मैंने आगे बोला था कि क्रोमोसोम थ्योरी इनहेरिटेंस को मॉडिफाई किया था मॉर्गन ने, स्टडीमेंट ने और ब्रिज ने, ठीक है, इन तीनों ने मिलकर मॉडिफाई किया। और जो मॉडिफाई करने के लिए जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट मटेरियल चूज किया था, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ठीक है, फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फ्रूट फ्लाई है। क्रोमोसोम में 2n = 8, ठीक है, 4 पेयर है क्रोमोसोम के, जिसमें से 3 पेयर ऑटोसोम्स हैं, 3 पेयर ऑटोसोम्स हैं, 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, या बोल सकते हैं 6 ऑटोसोम है और 2 सेक्स क्रोमोसोम, टोटल 8 हो गए। तो इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि कितने पेयर ऑटोसोम्स होते हैं, 3 पेयर होते हैं या 6, टोटल क्रोमोसोम 8, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट मटेरियल था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, और क्यों था ये एक्सपेरिमेंट? वही था भाई, शॉर्ट लाइफ स्पैन, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। और आगे इन्होंने जो लिंकेज के बारे में बताया था, तो कल का जो टॉपिक है हमारा डिस्कशन का वो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये कल का टॉपिक है हमारा डिस्कशन का। तो आज तुम लोग जो करोगे, तो आज मैं क्वेश्चंस तुम्हें दे दूंगा और क्वेश्चंस करोगे, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ोगे और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पढ़ोगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, मैं अटेंडेंस लूंगा तुम्हारी अभी।